गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है जी। ठीक सुबह 11:19 अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज है 30 मार्च 2022। दिस इज 30th of March 2022। द क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव नाउ। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे और उसमें कहाँ तक पहुंचे थे। बस उसी के आगे से हमें बातचीत कंटिन्यू करनी होगी। आप सभी लोग लाइव हैं, आप सभी लोगों के कमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे साफ साफ नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। आप सभी लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने शुरू किया था पढ़ना दिल्ली सल्तनत के बारे में। हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, और आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत का मतलब है 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक का पीरियड। या आप कह सकते हैं कि 1206 से 1526 ईस्वी तक जो भारत में मुस्लिम शासन रहा दिल्ली सल्तनत के अधीन, जिसमें हम 5 राजवंशों के बारे में बात करते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो इसी में हम बात कर रहे थे अबाउट स्लेव डायनेस्टी। तो हम बात कर रहे थे गुलाम वंश या मामलूक वंश के बारे में, जिसकी स्थापना कभी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ये 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक चला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की या फिर गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी, और अपनी सबसे पहली राजधानी इसने लाहौर को बनाया था। लेकिन ये मात्र 4 वर्ष ही शासन कर पाया कि 1210 ईस्वी में जब ये चौगान खेल रहा था या पोलो खेल रहा था, तो अपने घोड़े से नीचे गिर जाने के कारण ही इसकी डेथ हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। इसके मरने के बाद इसी का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना, जिसे हम कहते हैं भारत का प्रथम सुल्तान। और भारत का प्रथम सुल्तान हम इल्तुतमिश को इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई उसे सुल्तान की उपाधि लीगली मिली थी, ऑफिशियली मिली थी, वैधानिक तौर पर मिली थी। बगदाद के खलीफाओं ने उसे सुल्तान की उपाधि से नवाजा था, इसीलिए उसे कहा जाता है हिंदुस्तान का सबसे पहला सुल्तान। इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके चल बसा 1236 ईस्वी में। लेकिन इसकी मर्जी और इच्छा के खिलाफ इसका सबसे बड़ा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठा, और जब इस बात का पता चला इल्तुतमिश की पुत्री रजिया को, तो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया ने ही दिल्ली की जनता की मदद से अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन से हटाया, और उसे सिंहासन से हटाकर ये खुद दिल्ली की सुल्तान बनी। तो हम पहुंचे थे कहां तक? हेडिंग डाल लीजिए, रजिया सुल्तान तक। तो हम बात करेंगे 1236 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी से लेके 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में शासनकाल रहा रजिया सुल्तान का। लिखेंगे रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा 1236 ईस्वी से लेके 1240 ईस्वी तक। सबसे ही पहला सवाल बनेगा कि बताइए दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला शासक किसे कहा जाता है? वो कौन कहलाती है? रजिया सुल्तान। लिखेंगे शी वॉज, पहला पॉइंट लिखेंगे, शी वॉज फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल रूलर। शी वॉज द फर्स्ट एंड
द ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली। लिखेंगे ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक थी। ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक थी। शी वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली। जिस समय दिल्ली की सुल्तान बनी रजिया सुल्तान, भाई उस समय आप जानते हैं कि महिलाओं को केवल और केवल हिजाबों में या पर्दों में ही रहना होता था, लेकिन रजिया ने पूरी तरीके से पर्दा प्रथा का त्याग किया था। सर पर टोपी पहना करती थी, कोट पहनकर, मर्दों की पोशाकें पहनकर ये दरबार में जाया करती थी, न्याय भी किया करती थी। और इसकी इसी बोल्डनेस की वजह से लोग इसे रजिया बेगम नहीं बल्कि रजिया सुल्तान कहा करते थे। ये प्रसिद्ध है इतिहास में रजिया सुल्तान के नाम से। इतिहास में दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है। जिस समय रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी तो ध्यान रखेंगे इसी का दूसरा भाई जिसका नाम था बहराम शाह, इसके सिंहासन पर बैठने की बात बहराम शाह को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि बहराम शाह खुद दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था और रजिया को किसी भी कीमत पर सिंहासन से हटाना चाहता था। दल चालीसा, वो तुर्कान चहलगानी जो कभी इल्तुतमिश ने दिल्ली के सुल्तान को मजबूती या शक्ति प्रदान करने के लिए जिसकी स्थापना की थी, अब वो दल चालीसा दिल्ली के सुल्तान के लिए नहीं बल्कि बहराम शाह के लिए काम कर रहा था। भाई आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने अपने 40 सबसे करीबी, सबसे खास, सबसे विश्वसनीय गुलामों को अपना प्रशासक बनाया था और उन्हीं 40 सरदारों या 40 गुलामों या प्रशासकों का ही दल क्या कहलाया करता था? दल चालीसा कहलाया करता था, जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता था। दल चालीसा के ये जो 40 के 40 गुलाम थे, इन्हें भी बहराम शाह ने अपने ही अंडर कर लिया और ये बहराम शाह के लिए ही काम करने लगे। लेकिन ध्यान रखेंगे रजिया सुल्तान के दो विश्वास पात्र लोग भी थे। जैसे एक का नाम था, लिखेंगे एतगीन। रजिया ने एतगीन को बदायूं का इक्तेदार नियुक्त किया। शी अपॉइंटेड एतगीन एज द इक्तेदार ऑफ बदायूं। और इक्तेदार क्या होता है अब हम जानते हैं। भाई मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को, प्रोविंसेस को ही क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। और एक इक्ते का प्रमुख, एक इक्ते का प्रधान ही क्या कहलाता था? इक्तेदार कहलाता था। तो रजिया सुल्तान ने एतगीन नाम के व्यक्ति को या एतगीन को बदायूं का इक्तेदार नियुक्त किया। और एक और विश्वसनीय व्यक्ति जिसका नाम था अल्तुनिया। तो ध्यान रखेंगे रजिया ने अल्तुनिया को इक्तेदार नियुक्त किया। कहां का? पंजाब के भटिंडा का। पंजाब के भटिंडा का इक्तेदार नियुक्त किया गया अल्तुनिया को। एक तरफ बहराम शाह रणनीति बना रहा था कि किसी तरीके से रजिया सुल्तान की हत्या करवाकर उसे सिंहासन से हटाया जाए। दल चालीसा के 40 लोग भी रजिया सुल्तान के खिलाफ थे। और कहें तो भाई अमीर वर्ग जो था दिल्ली सल्तनत में, वो भी किसी ना किसी तरीके से ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि भाई एक महिला दिल्ली सल्तनत में शासन करे। बस फिर क्या था, रजिया सुल्तान धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। लेकिन सोने पे सुहागा तब हुआ जब रजिया सुल्तान का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ एक ऐसे व्यक्ति के साथ। भाई इसका नाम था याकूत खान। दिल्ली सल्तनत का ही एक
गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था याकूत खान, जो कि एक अबसीनियाई हबसी हुआ करता था। कभी इल्तुतमिश के शासनकाल में कभी इल्तुतमिश के शासनकाल में याकूत खान भाई दिल्ली सल्तनत में रसोइये का काम किया करता था, लेकिन अपनी सेवाओं से प्रभावित करके याकूत खान की तरक्की हुई थी और अब भाई याकूत खान दिल्ली सल्तनत की शाही अश्वशाला में काम किया करता था। कहने का मतलब, जब इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था तो उसके घोड़े का रख रखाव करने का काम, उसे नहलाने धुलाने का काम, उसे चारा खिलाने का काम किया करता था याकूत खान। और जब इल्तुतमिश अपने घोड़े पर बैठा करता था तो अपने ही हाथों पर इल्तुतमिश के पांव रखवाकर उसे घोड़े पर बैठने में मदद किया करता था याकूत खान। इल्तुतमिश तो चल बसा। इल्तुतमिश के मरने के बाद दिल्ली की सुल्तान बन गई रजिया सुल्तान। तो अब याकूत खान वही काम रजिया सुल्तान के घोड़े के लिए भी कर रहा था। अब रजिया सुल्तान के ही पांव अपने हाथ पे रख के उसे घोड़े पर बिठाया करता था। बस ऐसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हुआ याकूत खान के साथ रजिया सुल्तान का, और ये बात आग की तरह फैली पूरे दिल्ली सल्तनत में, और चारों तरफ विरोध होने लगा। चारों तरफ इस बात की आलोचना होने लगी कि एक छोटे तमगे का व्यक्ति, एक छोटे वर्ग का व्यक्ति जो कि केवल एक गुलाम है, वो दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान का प्रेमी कैसे हो सकता है। ये बात हजम नहीं हो रही थी किसी को भी। ये सब की प्रैक्टिस कहाँ से करें भाई? किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से करें। किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक को लीजिए जहां पे केवल क्वेश्चंस हो, वहां से प्रैक्टिस कीजिए। ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो वहीं से करनी पड़ेगी। अब इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस वानखेड़े स्टेडियम में तो नहीं होगी, क्योंकि वहां तो आईपीएल हो रहे हैं। जी, तो याकूत खान के साथ प्रेम प्रसंग चलाना, याकूत खान के साथ प्रेम प्रसंग चलाना, भाई अब आलोचना होने लगी रजिया सुल्तान की चारों तरफ। दल चालीसा भी रजिया सुल्तान के खिलाफ हुआ, क्योंकि वो काम कर रहा था बहराम शाह के साथ, और क्योंकि याकूत खान रजिया सुल्तान का बेहद करीबी व्यक्ति बन चुका था। इसीलिए रजिया सुल्तान ने याकूत खान को ही दिल्ली सल्तनत का अमीर आखूर नियुक्त किया। अब ये अमीर आखूर क्या है, ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत में जो शाही अश्वशाला हुआ करती थी, जहां पर सारे के सारे शाही घोड़े बंधा करते थे, उस जगह उस विभाग को दीवाने आखूर कहा जाता था। और उसी शाही अश्वशाला का ही जो प्रधान हुआ करता था, जो मुखिया या प्रमुख हुआ करता था, उसी को कहा जाता था अमीर आखूर। तो याकूत खान को एक महत्वपूर्ण पद दे दिया गया, जो कहलाता था दिल्ली सल्तनत का अमीर आखूर। इसका नाम था याकूत खान। अब धीरे धीरे चारों तरफ रजिया सुल्तान की आलोचना होने लगी, और रजिया सुल्तान के खिलाफ एक विद्रोह हुआ, जो पंजाब के भटिंडा के इक्तेदार अल्तूनिया के द्वारा किया गया। 1240 में हुआ रिवोल्ट ऑफ अल्तूनिया, लिखेंगे अल्तूनिया का विद्रोह। रिवोल्ट ऑफ अल्तूनिया या अल्तूनिया का विद्रोह। रिवोल्ट ऑफ अल्तूनिया या अल्तूनिया का विद्रोह जो हुआ 1240 ईस्वी में, पंजाब के भटिंडा के इक्तेदार, ध्यान रखेंगे, अल्तूनिया ने खुद को पंजाब का इंडिपेंडेंट रूलर, खुद को पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया।
और विद्रोह कर दिया दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। जब रजिया सुल्तान को इस बात का पता चला तो रजिया सुल्तान अपने प्रेमी याकूत खान के साथ अपनी सेना लेकर गई, इस विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए, इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए। और ध्यान रखेंगे, रजिया सुल्तान और अल्तूनिया की सेना के बीच लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, जिसमें जिसमें या जिस लड़ाई में अल्तूनिया की सेना ताकतवर साबित हुई। और ध्यान रखेंगे, अल्तूनिया ने याकूत खान की हत्या कर दी और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया या कैद कर लिया। लिखेंगे ड्यूरिंग दैट रिवोल्ट, इसी विद्रोह के दौरान, ड्यूरिंग दैट रिवोल्ट या इसी विद्रोह के दौरान, लिखेंगे अल्तूनिया किल्ड याकूत खान, अल्तूनिया किल्ड याकूत खान एंड ही अरेस्टेड रजिया। लिखेंगे अल्तूनिया ने याकूत खान की हत्या की, अल्तूनिया ने याकूत खान की हत्या की और रजिया सुल्तान को कैद किया या रजिया सुल्तान को बंदी बनाया। और जैसे ही याकूत खान की हत्या की गई और रजिया सुल्तान को कैद किया गया, तो जैसे ही ये बात गुप्तचरों से दिल्ली पहुंची, तो बस खुशी का ठिकाना नहीं रहा किसका, बहराम शाह का। और जो काम बहराम शाह करना चाहता था, भाई वो काम तो किसने कर दिया, अल्तूनिया ने कर दिया। इसीलिए अब 1240 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर दिल्ली का सुल्तान बनकर बैठ गया बहराम शाह, क्योंकि बहराम शाह को लगा कि अब अल्तूनिया रजिया सुल्तान की हत्या करवा देगा। बस फिर क्या था, कहानी में एक नया मोड़ आया, कहानी में एक नया ट्विस्ट आया और अल्तूनिया ने रजिया सुल्तान के सामने दो शर्तें रखी और उसे कहा कि या तो आप दिल्ली सल्तनत का सिंहासन मुझे समर्पित कर दीजिए, मुझे सरेंडर कर दीजिए, अदरवाइज लेट्स गेट मैरिड, अदरवाइज मुझसे विवाह कर लीजिए। अब किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर रजिया सुल्तान दिल्ली का सिंहासन तो नहीं देना चाहती थी किसे, अल्तूनिया को, और उधर याकूत खान भी मारा जा चुका था। लिखेंगे आफ्टर दैट रजिया गॉट मैरिड टू अल्तूनिया, इसके बाद रजिया ने अल्तूनिया के साथ विवाह किया। आफ्टर दैट रजिया गॉट मैरिड टू अल्तूनिया, इसके बाद रजिया ने अल्तूनिया के साथ विवाह किया और अल्तूनिया के साथ विवाह करके भाई अब अगला काम क्या था, दिल्ली के सिंहासन से हटाना बहराम शाह को, क्योंकि बहराम शाह से वापस प्राप्त करना था दिल्ली का सिंहासन। इसीलिए अब अल्तूनिया और रजिया दोनों पंजाब से वापस दिल्ली की तरफ लौटने लगे। सर ये लोग कौन सी भाषा बोलते थे भाई, या तो तुर्क भाषा बोलते थे या फारसी, पर्शियन। यदि हम दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, यदि हम भाई दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा की बात करें,
तो ध्यान रखेंगे वो पर्शियन हुआ करती थी, फारसी। लेकिन ये लोग बात तुर्क और फारसी दोनों भाषा में किया करते थे। सर इतना इनफ होगा एग्जाम के लिए? बेटे एग्जाम कौन सा है? अब एग्जाम तो चपरासी का भी होता है और एग्जाम आईएएस का भी होता है। तुम्हारा एग्जाम कौन सा है ये तो तुम मुझे बताओगे ना। बताइए। एक आदमी कह रहा है सर चैप्टर नेम। इसे लग रहा है कि स्कूल की पढ़ाई चल रही है ना बेटे? चैप्टर नेम क्या? टॉपिक नेम। ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक दिल्ली सल्तनत। तैयारी तो एमटीएस की कर रहा है और कह रहा है कि क्या इतना इनफ होगा? मेरे भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है? आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? अबे गधो, ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि क्या तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। एग्जाम देने तुम्हें जाना है, एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट तुमने करने हैं, एग्जाम में परफॉर्म तुम्हें करना है, एग्जाम का प्रेशर आपको हैंडल करना है। और आप पूछ मुझसे रहे हैं कि क्या हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? भाई मेरी तरफ से तो सबका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, अगर आप मेरी बात मानेंगे तब, अगर आप मेरी बातें फॉलो करेंगे तब, तभी तो होगा। मेरे पढ़ाने से थोड़ी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा भाई। मेरे मुझसे पढ़ने के बाद जब आप खुद पढ़ेंगे, जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, तब एग्जाम क्वालिफाई होगा। अगर ऐसा होता कि केवल करियर विल पर बैच खरीद लेने से ही एग्जाम क्वालिफाई हो जाता तो भाई फिर बात ही क्या थी? खुद सोचिए आप। भाई हमारा काम है आप सभी लोगों को बराबर कंटेंट देना, आप सभी लोगों को बराबर पढ़ाना। आप खुद सोचिए, ठीक है? आप खुद सोचिए। फॉर एग्जाम्पल इस बैच में 1000 बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? यदि हम ऐसा मान ले कि आप सारे के सारे लोग मिलाकर 1000 लोग हैं, ठीक है? आप 1000 के 1000 लोग मुझसे पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब कि अभिषेक सर जो भी डिलीवर कर रहे हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं वो 1000 लोगों को एक जैसा पढ़ा रहे हैं और 1000 लोगों के पास एक ही जैसा कंटेंट, एक ही जैसी बातचीत, एक ही जैसे नोट्स जा रहे हैं। ठीक है? सिंपल सी बात। अब आप एक बात बताइए मेरे भाई, जब मेरी तरफ से सारी की सारी चीजें 1000 लोगों के लिए एक जैसी हैं तो या तो 1000 के 1000 लोगों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए या फिर किसी का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब होगा क्या? आप सारे के सारे लोग मुझसे पढ़ लेंगे और उसके बाद आप एग्जाम देंगे जाकर। ठीक है? और जब आप एग्जाम देंगे जाकर तो भाई आप एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और जब आप 1000 लोगों का रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो एग्जाम क्वालिफाई करने का कितना रेशियो होता है? चलिए मान लेते हैं कि 10% होता है। ठीक है? जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप 1000 लोगों में से केवल 100 लोग ऐसे होंगे जिनका एग्जाम क्वालिफाई होगा या जिनका सिलेक्शन होगा। हालांकि ये मैंने ज्यादा बता दिया है, रेशियो इससे भी कम होता है। अब आप खुद बताइए भाई, जब मैंने सब लोगों को एक जैसा पढ़ाया, सब लोगों को एक जैसा कंटेंट दिया, सब लोगों को एक जैसी चीजें सिखाई, फिर एग्जाम में 1000 में से 100 लोगों का सिलेक्शन क्यों, बाकी 900 लोगों का क्यों नहीं? ठीक है? अब आई होप इस बात का रीजन आप लोगों को पता होगा। और यदि आप लोगों को इस बात का रीजन नहीं पता है तो भाई मैं बता देता हूं। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे
ठीक है भाई, हो सकता है इन 1,000 लोगों में से केवल 100 ही लोग ऐसे हों जो मुझसे पढ़कर खुद सेल्फ स्टडी में भी जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे 2-3 गुना ज्यादा पढ़ रहे हो सकता है कि केवल 100 ही लोग ऐसे हों जो रोज जिस टॉपिक को पढ़ के जाते हैं उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं। हो सकता है 100 ही लोग ऐसे हों, ठीक है, जो मेरे कंटेंट और मेरी पढ़ाई हुई चीज पर भरोसा रखते हो सकता है ना। हो सकता है बाकी 900 लोग केवल और केवल, भाई इन 900 लोगों में से 500 लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें यही नहीं पता होगा जीवन में करना क्या है, जो केवल और केवल जब मूड करा, जब मन करा तो क्लास को लाइव कर लिया, अदरवाइज वो लोग लाइव क्लास में आते ही नहीं है। वो लोग केवल और केवल अपनी मौज मस्ती में लगे रहते हैं। बच्चे 400 लोग वो होते हैं जो केवल और केवल जिनका काम होता है यहां पर लगातार केवल और केवल कमेंट करना, क्योंकि उन्हें इसी में मजा आता है। उनका ऐसा मानना है कि यदि हमने बैच का पैसा दिया है, यदि हमने बैच की फीस पे करी है, तो यदि हम सर को बोलेंगे कि सर एक बार मेरा नाम ले दो, और जैसे ही सर ने मेरा नाम ले दिया तो मेरी फीस वसूल हो जाएगी, मेरा पैसा वसूल। अब सिलेक्शन हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यह है मेरे भाइयों, मेरे सखाओं, मित्रों, ठीक है दोस्तों, भाई हमसे तो आप पढ़ रहे हैं ताकि आपको हम एक गाइडेंस दे सकें, आपको ये बता सकें कि देखिए ये चीजें होती हैं जो एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंटली क्या करनी होती है, पढ़नी होती है। लेकिन अल्टीमेटली, ठीक है ना, लेकिन अल्टीमेटली वो सारी की सारी चीजें पढ़नी भी आपको है, ठीक है, उन सारी की सारी चीजों की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम भी आपने देना है। एग्जाम का फियर और एग्जाम का प्रेशर भी आपको क्या करना है, हैंडल करना है, और फिर उसमें परफॉर्मेंस भी आपको देनी है। हम केवल जरिया हैं, ठीक है ना, हम केवल आपको सिखाने के लिए हैं। भाई आप खुद बताइए, सचिन तेंदुलकर ने जब बल्लेबाजी करनी सीखी, जब बैटिंग करनी सीखी, तो भाई उनके कोच ने तो केवल और केवल उन्हें यह बताया होगा ना कि बल्लेबाजी ऐसे करते हैं, स्ट्रेट ड्राइव ऐसे लगाते हैं, कवर ड्राइव ऐसे मारते हैं, हुक शॉट ऐसे मारते हैं, पुल शॉट ऐसे मारते हैं, फ्लिकर ऐसे मारते हैं, ये सारी की सारी टेक्निक्स उन्हें बताई। लेकिन अल्टीमेटली, है ना, लेकिन अल्टीमेटली वो सारा का सारा काम प्रैक्टिकली, वो सारी की सारी प्रैक्टिस प्रैक्टिकली किसने करी, खुद सचिन तेंदुलकर ने। इसीलिए वो बने, आप सब जानते हैं, विश्व के सबसे महान बल्लेबाज। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कोच का काम होता है, टीचर का काम होता है, शिक्षक का काम होता है, प्रशिक्षक का काम होता है आपको केवल उस लायक बनाना कि आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं या जिस भी हुनर को आप तराशने की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके लिए केपेबल हो जाएं, योग्य हो जाएं। बाकी सारी की सारी आपकी मेहनत है भाई। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, और जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान वापस लौटने लगे, कहां से, पंजाब से। अब जैसे ही ये खबर पहुंची कहां पर, बहराम शाह के पास, भाई पांव तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि अभी तक तो केवल एक ही टेंशन थी, रजिया सुल्तान। अब वो एक टेंशन और लेकर आ रही थी पंजाब से, जो कौन था, अल्तुनिया। और बहराम शाह अच्छी तरीके से जानता था कि अगर ये दोनों दिल्ली वापस आ गए और दिल्ली में वापसी प्रवेश कर गए तो दिल्ली की जनता का साथ तो केवल किसे मिलेगा, रजिया सुल्तान को मिलेगा, और एक बार फिर मुझे सिंहासन से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए तुरंत बहराम शाह ने दल चालीसा के 40 प्रशासकों को आदेश दिया और कहा कि जाइए और जाकर रास्ते में ही अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की हत्या करवा दीजिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। दोनों के दोनों लोग जीवित दिल्ली वापस नहीं लौटने चाहिए। बस इधर से दल चालीसा के 40 लोग गए,
उधर से जब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दिल्ली लौट रहे थे पंजाब से, तो रास्ते में इन्होंने विश्राम करने के लिए अपना शिविर हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर लगाया था। आप जानते ही होंगे हरियाणा में है कैथल। और जब कैथल में अपना शिविर लगाकर रात को विश्राम कर रही थी रजिया सुल्तान, तो दल चालीसा के 40 लोग गए और इन्होंने जाकर रजिया सुल्तान के शिविर को चारों तरफ से घेर लिया। और जैसे ही रजिया सुल्तान चारों तरफ से घेरी गई, तो आप जानते हैं ना, इसी सिचुएशन पर एक फेमस गाना बना है, रजिया गुंडों में फंस गए। रजिया वाकई में गुंडों में फंस गई थी। वो गुंडे कौन थे? दल चालीसा के 40 प्रशासक, दल चालीसा के 40 सरदार। और ध्यान रखेंगे, इन्हीं दल चालीसा के 40 लोगों के द्वारा हरियाणा के कैथल में ही रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। लिखेंगे आफ्टर दैट रिवोल्ट, इस विद्रोह के बाद, आफ्टर दैट रिवोल्ट, इस विद्रोह के बाद आफ्टर दैट रिवोल्ट, इस विद्रोह के बाद लिखेंगे दल चालीसा किल्ड, दल चालीसा किल्ड। विकास पूछ रहा है कैथल क्या है? अरे मेरे भाई, कैथल एक मिठाई का नाम है, ठीक है, जो गंगूराम हलवाई पे मिलती है। तो बेटे जाके एक बार खा के आई हो। बे नालायक आदमी, आंखें खोल के पढ़ ले यार। सुबह सुबह क्या नाश्ते में अफीम खाया था तूने? वे मैंने लिखा हुआ है कैथल हरियाणा। अब ये मत पूछियो कि हरियाणा क्या है, ये मत पूछ लियो। भारत संघ का है ना, भारत राज्य क्षेत्र का, भारत संघ का 17वां राज्य है हरियाणा। और हरियाणा में ही है कैथल, जगह का नाम है मेरे भाई। कैथल क्या है? मिठाई है, काजू कतली है, खा ले जाके। जी, तो आफ्टर दैट रिवोल्ट, इसी विद्रोह के बाद लिखेंगे दल चालीसा किल्ड रजिया सुल्तान एंड अल्तुनिया इन कैथल। दल चालीसा ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कैथल में की। दल चालीसा ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कैथल में की। और क्योंकि रजिया सुल्तान की हत्या कहां पर की गई? कैथल में की गई, तो ध्यान रखेंगे कैथल में ही है टॉम्ब ऑफ रजिया सुल्तान। लिखेंगे रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया सुल्तान का मकबरा ही कहां पर है? हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर। Sir, I have a humble request to you. Can you please suggest a best book of history theory for SSC, CGL and CPU? अरे मेरे भाई कपिल, यार तू मेरी हिस्ट्री की बुक ले लेना। कहाँ चक्करों में पड़ा है? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, ये तो आपको पता ही है। कौन से ईयर में डेथ हुई रजिया की? 1240, 1240। फ्लिपकार्ट पे लिखिए, ठीक है, हिस्ट्री बुक या हिस्ट्री क्लास नोट्स बुक बाय अभिषेक सुमन सर। आपको मेरी हिस्ट्री की बुक मिलेगी, नहीं जरूरत पड़ेगी और किसी बुक के। तो फाइनली रजिया सुल्तान की हत्या करवाकर दिल्ली का अगला सुल्तान बना बहराम शाह। नेक्स्ट लिखेंगे
बहराम शाह। 1240 ईस्वी से लेके 1242 ईस्वी। अगला लिखेंगे बहराम शाह। भाई जैसे ही जी हां, सिर्फ 2 साल का शासनकाल है बहराम शाह का। बहराम शाह जैसे ही दिल्ली का सुल्तान बना, दिमाग में सबसे पहली यही बात आई कि बदी भाई यदि दल चालीसा के ये 40 लोग दिल्ली के सुल्तान की हत्या करवा सकते हैं या कर सकते हैं, तो अब मैं खुद दिल्ली का सुल्तान हूं। यदि मैं इनकी मदद से रजिया सुल्तान के साथ ये काम कर सकता हूं, तो कोई इनकी मदद से मेरे साथ भी ये काम कर सकता है। अब बहराम शाह को लगा कि दल चालीसा के जो 40 प्रशासक हैं, इनके ऊपर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, इनका एक ऐसा मुखिया प्रधान होना चाहिए जो मेरा सबसे ज्यादा विश्वसनीय हो, सबसे ज्यादा विश्वास पात्र हो, लेकिन इनका हेड हो। इसीलिए ध्यान रखेंगे, ही फाउंडेड अ पोस्ट, ही फाउंडेड अ न्यू पोस्ट। बहराम शाह के द्वारा एक नया पद बनाया गया जिसे कहा जाता था, लिखेंगे नायब ए मुमलकात। ही फाउंडेड द पोस्ट ऑफ नायब ए मुमलकात। लिखेंगे बहराम शाह ने नायब ए मुमलकात का पद बनाया। ही फाउंडेड द पोस्ट ऑफ नायब ए मुमलकात। बहराम शाह ने नायब ए मुमलकात का पद बनाया। और ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला नायब ए मुमलकात बनाया गया वही ऐतगीन, जो रजिया सुल्तान के शासनकाल में बदायूं का राज्यपाल हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, इस ऐतगीन ने भी रजिया को मरवाने में मदद की थी। किसकी? बहराम शाह की। ये बहराम शाह का बेहद विश्वसनीय व्यक्ति था। इसके अलावा बहराम शाह से दूसरा पॉइंट हम याद रखेंगे, लिखेंगे इन हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासनकाल में। लिखेंगे इन हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासनकाल में फर्स्ट अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स। इन हिज रूलिंग पीरियड फर्स्ट अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स ऑन दिल्ली सल्तनत वॉज हैपेंड। लिखेंगे इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर, इसी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का दूसरी बार आक्रमण, मंगोलों का प्रथम बार आक्रमण हुआ। इसी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण हुआ। भाई हम सब जानते हैं 1221 ईस्वी में मंगोल पहली बार हिंदुस्तान में आए थे, जब इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था चंगेज खान। लेकिन जो चंगेज खान था वो केवल सिंध तक आया था, उसने दिल्ली सल्तनत पर अटैक नहीं किया था। कहने का मतलब बहराम शाह के शासनकाल में
मंगोल दूसरी बार भारत में आए थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर यह मंगोलों का पहला आक्रमण था। तो ध्यान रखेंगे, भारत में दूसरा, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर पहला। केवल 2 साल तक बहराम शाह शासन कर पाया दिल्ली सल्तनत में। 1242 ईस्वी में इसी के भतीजे ने इसकी हत्या करके दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया, जिसका नाम था मसूद शाह। अब इसका भतीजा मतलब रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा, जिसका नाम था मसूद शाह, और दिल्ली का अगला सुल्तान बना मसूद शाह। 1242 से 1246 तक इसने शासन किया, लेकिन 4 साल तक ही केवल ये दिल्ली का सुल्तान रह पाया, इसकी हत्या भी करके दिल्ली का अगला सुल्तान बना, लिख लीजिए, नसीरुद्दीन महमूद। दिल्ली का अगला सुल्तान बना नसीरुद्दीन महमूद। 1246 ईस्वी से लेके 1265 ईस्वी तक। पर एतगीन तो रजिया का भी खास था। भाई रजिया का खास तो अल्तुनिया भी था, लेकिन फिर भी तो अल्तुनिया ने विद्रोह किया था। मैंने कहा ना, जब याकूत खान के साथ अफेयर शुरू हुआ रजिया सुल्तान का, तो सभी लोग आलोचना करने लगे थे और इसके खिलाफ होने लगे थे। दिल्ली का अगला सुल्तान बना नसीरुद्दीन महमूद। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, नसीरुद्दीन महमूद ने ही अपना वजीर बनाया बलबन को। अब ये बलबन कौन है, ध्यान रखेंगे। जिस तरीके से मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश, वैसे ही इल्तुतमिश का ही गुलाम हुआ करता था बलबन। जो वजीर, वजीर का मतलब प्रधानमंत्री, जो वजीर के पद पर नियुक्त किया गया नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा। कभी ये दल चालीसा के 40 प्रशासकों में एक हुआ करता था बलबन, लेकिन बेहद होशियार और साहसी व्यक्ति था, इसीलिए इसीलिए नसीरुद्दीन महमूद ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया, इसे अपना प्रधानमंत्री बनाया। और ध्यान रखेंगे, नसीरुद्दीन महमूद के ही द्वारा इसे उपाधि दी गई थी। बलबन को ही क्या कहा जाता है, उलूग खान। बलबन ही उलूग खां भी कहलाता है। बलबन को ही कहा जाता है उलूग खान, या बलबन ही उलूग खान कहलाता है। केवल केवल नाम का सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद, बल्कि बाकी प्रैक्टिकली सारी की सारी जो पावर्स थी वो बलबन के हाथों में थी। और दल चालीसा के 40 लोग भी नसीरुद्दीन महमूद के लिए नहीं, बल्कि बलबन के लिए काम किया करते थे। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि बलबन इतना होशियार व्यक्ति था कि इसने लगभग 20 साल तो दिल्ली सल्तनत का वजीर बनकर शासन किया, और लगभग 20 साल ही दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनकर। क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद के बाद
दिल्ली का अगला सुल्तान ही खुद कौन बना था? बलबन बना था। जब तक नसीरुद्दीन महमूद जीवित रहा तब तक केवल उसके वजीर के रूप में ही काम किया बलबन ने, लेकिन नसीरुद्दीन महमूद के मरने के बाद इसके सारे उत्तराधिकारियों की हत्या करवाकर खुद दिल्ली का अगला सुल्तान बन बैठा। लिख लीजिए, गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का अगला सुल्तान बना गयासुद्दीन बलबन। लगभग 1265 ईस्वी से 1287 तक। 1265 ईस्वी से लेके 1265 ईस्वी से लेके 1287 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान बन बैठा खुद गयासुद्दीन बलबन। और जैसे ही सिंहासन पर बैठा, दिमाग में सबसे पहली ही एक बात आई कि भाई हर फसाद की जड़ ही कौन है? ये दल चालीसा। इसीलिए बलबन ने सबसे पहले ही क्या काम किया? लिखिए सबसे पहला पॉइंट बलबन में, ही एबोलिस्ड दल चालीसा। लिखेंगे इसके द्वारा दल चालीसा का अंत किया गया। ही एबोलिस्ड दल चालीसा। ही एबोलिस्ड दल चालीसा। इसने दल चालीसा का अंत किया। बलबन एबोलिस्ड दल चालीसा। बलबन ने दल चालीसा का अंत किया। दूसरा काम, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड इन दिल्ली। लिखेंगे ही स्टार्टेड द पॉलिसी, ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड इन दिल्ली। लिखेंगे इसने दिल्ली में लौह एवं रक्त की नीति चलाई। मतलब खून के बदले खून, लौह और रक्त की नीति। और बलबन ने ऐलान करवाया, यदि कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ विद्रोह या बगावत करेगा तो तलवार से सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, लिखेंगे ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबोस। लिखेंगे इसने सिजदा और पाइबोस की प्रथा भी शुरू की और ऐलान करवाया, जो भी व्यक्ति मेरे सामने आएगा वो सबसे पहले घुटनों के बल बैठकर मेरे सामने सर झुकाएगा, जिसका मतलब था सिजदा करना, और लेटकर मेरे पांव चूमेगा, जो था पाइबोस करना। इसी ने शुरू किया था सिजदा और पाइबोस। इसके अलावा बलबन के ही शासनकाल में बलबन के द्वारा एक नए त्योहार को मनाने की शुरुआत हुई, जो कहलाता था नवरोज या नौरोज, जो बेसिकली पर्शियन न्यू ईयर यानी कि फारसी नव वर्ष हुआ करता था। फारसी नव वर्ष को ही, पर्शियन न्यू ईयर को ही क्या कहा जाता था? नवरोज या नौरोज कहा जाता था। आपसे पूछेंगे कि बताइए दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था, वो कौन सा सुल्तान था जो खुद को अल्लाह की परछाई कहा करता था, जो खुद को शेडो ऑफ गॉड कहा करता था? तो ध्यान रखेंगे, बलबन टुक द टाइटल ऑफ जिल ए इलाही।
बलबन ने ही जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। बलबन ही कहलाता था जिले इलाही। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने कवि के रूप में अपने करियर की शुरुआत किसके शासनकाल से की थी? तो आप लिख सकते हैं अमीर खुसरो वॉज कंटेम्परेरी टू बलबन। लिख लीजिएगा, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो भी बलबन के समकालीन थे। अमीर खुसरो वॉज कंटेम्परेरी टू बलबन। अमीर खुसरो भी बलबन के ही समकालीन थे। इसके बाद लिखिए इन 1287 1287 ईस्वी में, इन 1287 या 1287 ईस्वी में लिखेंगे सेकंड अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स ऑन दिल्ली सल्तनत वाज हैपेंड। मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर दूसरी बार आक्रमण हुआ। मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर दूसरी बार आक्रमण हुआ। लिखेंगे इन दैट अटैक बलबन्स सन, इन दैट अटैक बलबन्स सन शहजादा मोहम्मद वॉज किल्ड। लिखेंगे इस आक्रमण में बलबन का पुत्र, इस आक्रमण में बलबन का पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा गया। इन दैट अटैक बलबन्स सन शहजादा मोहम्मद वॉज किल्ड। इस आक्रमण में बलबन का पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा गया। बलबन के दो बेटे हुआ करते थे, शहजादा मोहम्मद और एक था बुगरा खान। जब मंगोलों का दूसरी बार दिल्ली सल्तनत पर अटैक हुआ था तो उस समय पंजाब का ही इक्तेदार हुआ करता था शहजादा मोहम्मद, इसीलिए मंगोलों से लड़ने के लिए शहजादा मोहम्मद गया। लेकिन हालांकि मंगोल इसमें सफल नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी शहजादा मोहम्मद मारा गया और अपने बेटे के मरने से इतना ज्यादा दुखी हुआ। ध्यान रखेंगे 1287 ईस्वी में बलबन की पुत्र वियोग में मृत्यु हुई। एग्जाम में भी पूछते हैं कि बताइए दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जो पुत्र वियोग में मरा था? या आप कह सकते हैं कि बलबन डाइड इन द डिप्रेशन ऑफ द डेथ ऑफ हिज सन। बलबन की मृत्यु अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर हुई। पुत्र वियोग में मरा बलबन, और बलबन के मरने के बाद इसी का ग्रैंडसन, इसी का पौत्र दिल्ली का अगला सुल्तान बनाया गया, जिसका नाम था कैकुबाद, जो कि एक अयोग्य शासक था। लेकिन इसने शासन किया 1287 से लगभग 1290 तक। और ध्यान रखेंगे कैकुबाद के ही शासनकाल में इसका वजीर हुआ करता था, जिसका नाम था मलिक फिरोज। और ध्यान रखेंगे और इसी मलिक फिरोज के द्वारा कैकुबाद को सिंहासन से हटाकर अगला सुल्तान बनाया गया कैमुर्स को, जो कि एक अल्पवयस्क व्यक्ति था 1290 ईस्वी में। लेकिन कुछ ही दिन तक कैमुर्स दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के रूप में शासन कर पाया कि इसी मलिक फिरोज के द्वारा कैमुर्स की हत्या करवा दी गई। ध्यान रखेंगे कैमुर्स वॉज लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश का, स्लेव डायनेस्टी का अंतिम सुल्तान हुआ कैमुर्स। टॉम्ब कहां है इसका?
गयासुद्दीन बलबन का पूछ रहे हैं भाई। बलबन और बलबन का पुत्र शहजादा मोहम्मद, दोनों की जो कब्रें हैं, है ना, टॉम्ब तो नहीं कह सकते, मकबरा तो नहीं कह सकते, लेकिन इन दोनों की जो कब्रें हैं वो दिल्ली में है। दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, जहां पे कुतुब मीनार है। तो मेहरौली के ही मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में है बलबन की कब्र और शहजादा मोहम्मद की कब्र। सर, बलबन के दूसरे बेटे का नाम जरूरत नहीं है, सिर्फ बताने के लिए था, सुनने के लिए था। मैंने बताया था शहजादा मोहम्मद और बुगरा खान। जरूरत नहीं है याद करने की। सिंपल से काम को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो फाइनली 1290 ईस्वी में गुलाम वंश समाप्त हुआ, जो किया किसने? मलिक फिरोज ने। और मलिक फिरोज ही कैमुर्स को सिंहासन से हटाकर उसकी हत्या करवाकर दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना। और इसी ने दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। और यही मलिक फिरोज खिलजी वंश का संस्थापक हुआ और दिल्ली का सुल्तान बना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से। यही कहलाया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चलिए, तो यहां पर समाप्त होता है स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, जो कि कल होगी। कल आपसे मुलाकात करेंगे और कल शुरू करेंगे पढ़ना अबाउट खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद, थैंक यू।